कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले, मुट्ठियों को भींच गए। करते हैं आज हम नेक्स्ट टॉपिक राजपूतों के उत्पत्ति के सिद्धांत हम पहले पढ़ चुके थे नेक्स्ट वीडियो में। जिसने नहीं देखा है वो लिंक पे जाए, नीचे आपको मिल जाएगा। सब्सक्राइब जरूर करेंगे इसको देखने के लिए। क्षत्रियों को तो ये वीडियो देखना ही है, क्षत्रियों की उत्पत्ति संबंधित, यानी राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित जितने चीजें आपको जाननी है, हमारा पिछला वीडियो राजपूतों की उत्पत्ति से सिद्धांत जरूर देखिएगा। हम उन्हीं राजपूतों में कुछ का चयन किए हैं जिनको हम एक एक करके अब पढ़ेंगे। 4 हमें इसमें पढ़ना है वंशावलियों को, जिसमें 2 एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम राजपूत काल की अगर बात करें वंशावली में, तो राजपूत काल माना जाता है 700 लेकर 1200, यानी 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के आसपास, या 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के आसपास तक इनके काल को माना जाता है। अब बात करेंगे सबसे पहले इनको पढ़ने से पहले हमने आपको बताया था कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। कोई अग्निकुंड सिद्धांत कह रहा था, कोई ब्राह्मणों से उत्पन्न, कोई वैदिक संस्कृति से, कोई सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, हमने बहुत सारा पढ़ा था मिश्रित। किसी ने कहा था ये शक हैं, कुषाण हैं, किसी ने कहा था कि नहीं ये तो बकवास की बात है, ये सीथियन है। और उसके बाद क्षेत्रीय जातियाँ थी। उनके आधार पर हम इनमें कुछ चयन किया जो महत्वपूर्ण है अपने ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, उनको हमने चयन किया है। उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे चौहान या चाहवान की। ये एक ऐसी वंशावली है जिसका संस्थापक जो था वो वासुदेव था। ये वासुदेव कृष्ण वाले नहीं बल्कि वासुदेव चौहान वाले हैं, जो शासन कहाँ कर रहे थे, दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों में। भाई दिल्ली और अजमेर इसलिए, पृथ्वीराज चौहान का जो ननिहाल था वो कहाँ था, दिल्ली में। तो दिल्ली अजमेर से अपनी राजधानी कहाँ बनाना चाह रहा था, दिल्ली। स्वाभाविक है कि ननिहाल में रहने में मजा आती है। चलिए, इनकी राजधानी वैसे उस समय कितनी क्या थी, अहिच्छत्र थी, जो बाद में अभी देखते हैं कैसे बनी। इनकी राजधानी थी अहिच्छत्र। इस चौहानों में एक शासक हुआ जिसका नाम था अजय राय चौहान। अजय राय चौहान ने अजमेर नगर की करी स्थापना। मैं रिपीट कर रहा हूँ, लोगों ने बहुत बार ये टिप्पणी करी है कि सर आप हमेशा पढ़ाते हैं अजय राय ने अजमेर की स्थापना करी। तो जो अकबर था उसने क्या किया था, अरे भैया उसने नगर नहीं बसाया था, उसने नगर को जीता था, लूटा था। इसलिए वो कहा जाता है कि भैया फतेहपुर सीकरी है अजमेर में, या अजमेर शरीफ है। ये ध्यान रखेंगे, मैं स्पष्ट बोल दूँ, अजमेर नगर की स्थापना अजय राय चौहान ने की थी। उन्होंने जब इसकी स्थापना करी और उसी के बाद से चौहानों की राजधानी कौन बन गई, अजमेर बन गई, जो राजस्थान में पड़ता है। इसके बाद इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो था वो कौन था, बीसलदेव था। और यही वो बीसलदेव है जिसने पुस्तक लिखी थी हरकेल। हरकेल क्या है, हरकेल संस्कृत का एक नाटक है जो स्वयं शासक होने के बाद इसने बुक लिखी थी हरकेल, जो कि संस्कृत में लिखा गया नाटक माना था, कहा था पहला संस्कृत का नाटक है। इसके बाद अगला शासक हुआ विग्रहराज चतुर्थ। यह विग्रहराज चतुर्थ बहुत शक्तिशाली शासकों में से एक था। इसने सोमदेव जो था इसके दरबार में, उसे कविराज कहा जाता था, इसी के दरबार में रहता था विग्रहराज के, जिसने ललित विग्रहराज नामक की पुस्तक लिखी थी। अब ध्यान रखेंगे विग्रहराज चतुर्थ, जरा यहाँ ध्यान से देख लीजिए। ये विग्रहराज चतुर्थ जो है इसी ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। अब सवाल ही है कि जब इसने बनवाया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने इस पे क्या किया था। अरे भैया ये बने बनाए थे, उसका उपयोग किया था, बनवाया नहीं था। वहां पर पढ़ेंगे नहीं 2.5 दिन में महल बना के दिखाओ ताकि हम यहाँ पर अपने सेना का शिविर रखेंगे और युद्ध करेंगे। अरे यार ऐसा संभव है क्या, 2.5 दिन का झोपड़ा कहने के लिए 2.5 दिन में कह सकते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाने का श्रेय किसको जाता, विग्रहराज चतुर्थ को जाता। इस पर आक्रमण करके उसने सत्ता ले ली थी। अगला जो शासक होता है, जो सबसे महान शासक कहा जाएगा, वो पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज थर्ड था। ये पृथ्वीराज थर्ड था, ये अंतिम शासक था चौहान वंश का, चौहान वंश का। इसी के दरबार में 2 दरबारी रहा करते थे। एक था चंद्रवरदाय जिसने पृथ्वीराज रासो लिखी थी, और दूसरा था इसके दरबार में पृथ्वीराज जैनक ने लिखी थी पृथ्वीराज विजय। तो एक ने लिखी पृथ्वीराज रासो, एक ने लिखी पृथ्वीराज विजय। इसी में पृथ्वीराज चौहान के बारे में महिमा मंडन किया गया। इसके बाद तराइन के युद्ध हुए 2। गौरी को ये लगा
कि अगर साम्राज्य विस्तार करना है तो हमें सबसे पहले इन क्षत्रियों को निपटाना होगा, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ 200 वर्षों तक इन्हीं क्षत्रियों ने भारत में अरबों के आक्रमण को रोके रखा था। तो ये अच्छे जानता था कि अगर ये बचे रहे तो हम यहाँ रुकने नहीं पाएंगे। उसी का कारण रहा कि जो तराइन के युद्ध में युद्ध हुआ। अब कहानी सुनिए। तराइन का पहला युद्ध होता है, तराइन एक स्थान का नाम है ना, राजस्थान के क्षेत्रों में। 1191 में यह युद्ध होता है गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। उस समय पृथ्वीराज चौहान पीक पे था, उसने दौड़ा दौड़ा के मारा किसको? गौरी को। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान चाहता तो उसी समय उसकी हत्या कर सकता था अगर जंगलों की ओर भाग नहीं गया। तो इसे समय कहते हैं। जिन जंगलों की ओर कभी गौरी भागा था उन्हीं जंगलों में कभी पृथ्वीराज चौहान को भागना पड़े। अब कहानी क्या है? पृथ्वीराज चौहान में इसी समय इनका युद्ध हुआ और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में विजयी रहे। अगला, अब क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान को दम्भ हो गया। दम्भ क्या हो गया? इनको लगा कि हमको कोई नहीं जीत सकता, हम बहुत शक्तिशाली हैं, हमको कोई हरा ही नहीं सकता। और इसी दम्भ के कारण गौरी जहां 1 वर्ष तक लगातार प्रिपरेशन करता रहा, वहीं 1 वर्ष तक पृथ्वीराज चौहान को यह भास था या घमंड था कि हमको कोई हरा ही नहीं सकता। इन्होंने अपने शस्त्रों को उठाया नहीं, इन्होंने अपने सैनिकों को प्रशिक्षण नहीं दिया, इन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया। और अपडेट न करने के कारण अगले युद्ध में 1192 में आक्रमण किया किसने? गौरी ने। इस बार पृथ्वीराज चौहान को मुंह की खाई। उसके 2 और कारण। क्या कारण है? पृथ्वीराज चौहान की जो शादी होती है वो होती है संयोगिता से, जो जयचंद्र की पुत्री थी। और जयचंद्र ने पहले इस युद्ध में जब हुआ 1192 में, तो जयचंद्र ने पृथ्वीराज चौहान की मदद नहीं की, सेना देने से मना किया। ये भी एक हार का कारण माना जाता है ना। तो सुनिएगा जरा कहानी। अब क्या आपके साथ भी यही है, जब परीक्षा आती है तो आप 14-14 घंटा पढ़ते हो, और जब परीक्षा चली जाती है तो आप आराम से पढ़ के सो जाते हो। आपको तो जब होगा तब देखा जाएगा। अरे भाई, अपने आप को अपडेट नहीं करोगे, अपने आप को तराशोगे नहीं, अपने आप को अपडेट नहीं करोगे, आज नहीं तो कल नहीं परसों आप पीछे हो जाओगे। यही कारण है कि आपको अपडेट होना पड़ेगा। यही अपडेट कौन नहीं हुए थे? पृथ्वीराज चौहान। यही कारण उनको हार का मुंह देखना पड़ा। ये अंतिम शासक थे। इसी साल चौहान वंश क्या हो गया? समाप्त हो जाता है। ये था चौहान वंश का सामान्य सा छोटा सा इतिहास। थोड़ा सा इसको भी और जोड़ लेंगे आगे चलकर। अगला है गहड़वाल वंश। ये गहड़वाल वंश वे लोग थे जो कन्नौज में शासन कर रहे थे। मैंने आपको बताया था ये कन्नौज में जो लोग शासन कर रहे थे वो सब कौन थे? राठौर या गहड़वाल लोग। ये गहड़वाल वंश, इस वंश का संस्थापक जो था वो चंद्रदेव था, और सबसे शक्तिशाली जो था गोविंद चंद्र था। इसकी पत्नी ने सारनाथ में धर्मचक्र जिन, मैं फिर भी कह रहा हूँ, धर्मचक्र जिन की स्थापना करवाई थी। ये गोविंद चंद्र की पत्नी ने। ये पेपर में आ चुका, धर्मचक्र जिन। तो धर्मचक्र जिन माने होता है जो धर्म को जीतने की क्षमता रखता हो। अब बात करते हैं आगे, इनकी इस वंश की वंशावली में गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ क्या है? कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता में प्रेम था आपस में, और अपने आप से संयोगिता उनको बहुत चाहती थी उनकी वीरता के कारण, और उन्होंने ही आह्वान किया था। यहाँ पर संयोगिता की शादी तय हो गई, यहाँ शादी होने जा रही, और वहाँ पृथ्वीराज चौहान को संदेशा भेजा जाता है कि मुझे यहाँ से ले जाएं। तो पृथ्वीराज चौहान जाते हैं कहाँ? संयोगिता का अपहरण करते हैं और उससे शादी कर देते हैं। और ये संयोगिता है कौन? ये जयचंद्र की कौन है? पुत्री है। और इस चीज से खुन्नस कौन खा जाता है? जयचंद्र। और जयचंद्र जब खुन्नस खा जाता है तो पृथ्वीराज चौहान को किसी प्रकार संबंध नहीं रखता। आज के समय भी होता है, अगर आप लव मैरिज करोगे परिवार आपका विरोध करेगा, और जब आपका परिवार विरोध करेगा तो आप बढ़ नहीं पाओगे। मैं नहीं कहता लव मैरिज बुरी चीज, लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर परिवार आपके साथ होगा आप बेहतर कर पाओगे। तो 1192 में हुआ क्या? तराइन का दूसरा युद्ध होता है, और इस युद्ध में लड़ाई किससे हो रही? गौरी से। अपडेट होकर आया था गौरी, सो कौन रहा था? पृथ्वीराज चौहान। मजबूरी थी, इनको चाहिए थी सेना बड़ी, और सेना ऐसी जो अपडेट, और जयचंद्र की सेना फुल्ली अपडेट थी क्योंकि वो कुटार है थे बार। तो 1192 में अवसर आया तराइन के द्वितीय युद्ध का, तो जयचंद्र ने अपनी सेना देने से मना कर दिया। और जैसे ही अपनी सेना देने से मना किया, वैसे ही इस अगला जब गौरी को लगा कि चंद्र, ये जो जयचंद्र है, इसने जब इसकी मदद तो नहीं करी तो क्यों ना हम कन्नौज को क्या कर लें, जीत लें। और जैसे उसने कन्नौज को जीतने के बारे में सोचा, उसने अगला आक्रमण 1194 में कहां पे कर दिया? चंदावर में। किसके ऊपर? जयचंद्र के ऊपर। अगला युद्ध हुआ किसके किसके बीच? जयचंद्र और गौरी के बीच। जैसे ही जयचंद्र और गौरी के बीच युद्ध होता है, वैसे ही जयचंद्र
पिटाया जाता है किससे, गौरी से, और फिर विजयी कौन हो जाता है, गौरी। इस प्रकार घेड़वाल वंश भी यहीं से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो घेड़वाल वंश के साथ ही दो वंश हमने देखे। पहला वंश हमने देखा चौहान वंश, अगला वंश जिसे चौहान भी कहते हैं, और अगला वंश हुआ घेड़वाल या राठौर वंश। इस प्रकार हमने दो वंशों को इसमें पढ़ा और हमने देखा कि 1194 के बाद यह जो वंश था वो समाप्त हो गया। तो अब बात करेंगे अगला क्षत्रिय वंश, राजपूत वंश, जो हम चालुक्य या सोलंकी। तो यह शासन कहाँ कर रहे थे, तो अगर हम मैप में देखें इनको, ये लोग यहाँ पर इन क्षेत्रों में शासन कर रहे थे, चालुक्य या सोलंकी। तो ये सोलंकी जो क्षत्रिय हैं, इनमें इनका जो संस्थापक था वो मूलराज था, मूलराज हर्ष, जो कि शैव मत को मानने वाला व्यक्ति था। ये जो लोग शासन करते हैं भाई, जब यहाँ पे शासन करेंगे तो इधर देखिए नर्मदा नदी का ये क्षेत्र है, विंध्याचल श्रेणी, इधर पर यह सारी पर्वत शिखाएं हैं, यहाँ पर इलायची कारामंकी का पहाड़ है। तो ये बीच में एक ऐसा समतल भाग पा गए जिस पर इन्होंने लोग बहुत तेजिस करे। तो जो राजधानी इन्होंने बनाई वो अपनी अनहिलवाड़ को बनाया, और इसमें जो प्रथम शासक था, जो स्थापना तो मूलराज ने करी, लेकिन जो प्रथम शासक था वो भीम प्रथम था। ये भीम प्रथम पर गजनवी ने आक्रमण किया और कमजोर शासक पाने के कारण भीम प्रथम को क्या किया, हरा दिया। भीम प्रथम जैसे ही हार जाता है, इसका एक सामंत होता है कुछ समय बाद, इसके सामंत का नाम था विमल शाह, अमित शाह वाला नहीं, विमल शाह। इस विमल शाह क्या को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है कुछ समय बाद, और उसने उस प्रसन्नता में सामंत ने दिलवाड़ा का जैन मंदिर, माउंट आबू में है ना राजस्थान में, दिलवाड़ा का जैन मंदिर निर्माण कराया। दूसरा, इस वंश का सबसे शक्तिशाली जो शासक था वो शासक था जयसिंह सिद्धराज। ध्यान से सुनेगा, सबसे शक्तिशाली शासक था जयसिंह सिद्धराज, जिसके दरबार में हेमचंद नामक जैन मुनि रहा करते थे। ये जैन शासक जैन मतानुयायी रहा करते जिनका नाम था हेमचंद। हेमचंद इसी ने जयसिंह ने रुद्र महाकाल, जो सिद्धपुर में है, रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण कराया था। अब बात करते हैं मुंडेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण, क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। मुंडेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था, सोलंकी क्षत्रियों ने कराया था। इसके बाद इस वंश का जो अंतिम शासक था वो अंतिम शासक था भीमद्वितीय। अब भाई भीमद्वितीय है तो थोड़ा बलिष्ठ भी होगा ना। भीमद्वितीय के समय गजनवी ने जीता था, तो गौरी ने सोचा हम भी मुंह मारने के चक्कर में बड़ी अम्मा बन के पहुंच गए। किससे में, भीमद्वितीय से। 1178 में भीमद्वितीय और गौरी के युद्ध हुआ और भीमद्वितीय ने गौरी को निपटाया था। बड़ा निघस, बहुत बार आया, बहुत बार कुटाया, लेकिन माना नहीं, बार बार लगातार आक्रमण करता रहा। इसके बाद ये था किसके बारे में, चालुक्य, इनके बारे में ज्यादा नहीं, पेपर के ओरिएंटेड इतना है, मेंस में इससे कुछ आना नहीं है। तो बात करते हैं किसकी, अगला चंदेल शासकों की या चंदेल क्षत्रिय वंश की। ये चंदेल वंश होगा। देखते हैं, चंदेल वंश वास्तव में बुंदेलखंड के आसपास क्षेत्रों में राज करता था। ये चंदेल बुंदेलखंड में शासन करने का, अच्छा इनको चंदेल क्यों कहा गया, जरा ध्यान से सुन लेंगे। इतिहास में कई जगह इसे कहते हैं कि भाई ये आप बना लिया गया हो गया, लोकोक्ति के रूप में, मुहावरे के लोगों ने मुंह में बैठ गया, इसलिए ऐसे कहा गया। कहा जाता है कि जो बुंदेलखंड का क्षेत्र था, इसके चारों ओर चंद्रमा जैसी ख्याति लाने का श्रेय किसके ऊपर जाता है, चंदेल शासकों को जाता है। क्यों, ढेर सारे मंदिरों के निर्माण के माध्यम से इसे जेजाक भुक्ति भी, इस क्षेत्र को अगर महाभारत में देखा जाए तो इसे जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता है। इनका जो स्थापना करने वाला था उसका नाम था नन्नुक। क्या नाम था, चंदेल शासक जिसने स्थापना की चंदेल वंश से, उसका नाम था नन्नुक। इनकी राजधानी क्या थी, खजुराहो। आज भी आप देखे होंगे बुंदेलखंड क्षेत्र में बड़े भाई को नन्ना आज भी कहा जाता है। आपको पता क्यों, क्योंकि चंदेलों में जो बड़ा हुआ करता था उसे नन्नुक, जो कि इस वंश का स्थापक था। आज भी लोग नन्ना कहते हैं अपने बड़े भाई को। तो इन्होंने राजधानी कहाँ बनाई, खजुराहो। यहाँ इसी समय यहाँ का एक राजा हुआ धंग, बहुत प्रतापी राजा हुआ। राजा धंग ने कालिंजर से अपनी राजधानी कहाँ लेकर आया था, खजुराहो लेकर आया था। और इसी धंग ने कंदरिया महादेव का मंदिर बनाया था। हुआ क्या, धंग का एक युद्ध होता है और उस युद्ध में धंग पराजित होता है, और पराजित होने के कारण इतना अपने आप को लज्जित महसूस करता है कि जाता है वहाँ संगम में, और संगम में जल समाधि ले लेता है, यानी अपने आप की सुसाइड कर लेता है पानी में, संगम में जल समाधि लेकर। तो ये धंग के बारे में थोड़ी सी कहानी थी। इस वंश का सबसे जो शक्तिशाली शासक हुआ उसका नाम था यशोवर्मन। अब हुआ क्या, यशोवर्मन और देवपाल का आपस में युद्ध हुआ। देवपाल कौन था, कन्नौज में शासन करने वाला, पालवंशी था ना। देवपाल शासन कर रहा था कन्नौज में, और वहां पर इसने आक्रमण किया यशोवर्मन में। यशोवर्मन ने देवपाल को हराया और हराकर वहां से एक विष्णु की मूर्ति प्राप्त की, और वो विष्णु की मूर्ति
वो उपहार के रूप में शासन तो दे दिया देवपाल को वापस फिर से, लेकिन विष्णु की मूर्ति लेकर आया और खजुराहो के विष्णु मंदिर में उसकी क्या कराई, प्राण प्रतिष्ठा कराई। आज भी विष्णु मंदिर में ये मूर्ति उपलब्ध है, जो कहाँ से आई थी, कन्नौज से। तो ये था यशोवर्मन के बारे में। अगला मैंने आपको अभी बताया था कि पिछले वीडियोज में कि जब गजनवी आक्रमण करता है तो कन्नौज में शासन किसका होता है, इस राज्यपाल का। और ये राज्यपाल भाग खड़ा होता है, और भाग खड़े होने के कारण विद्याधर चंद्र शासक इसकी क्या कर देता है, हत्या। तो अगला शासक जो महान शासक हुआ वो कौन हुआ, विद्याधर, है ना। इसके बाद अगला शासक कौन होता है, कीर्तिवर्मन। हम इनमें उन शासकों की बात करते हैं जो वास्तव में कोई ख्याल रखते हो, जिनका हमारी परीक्षा से कोई लेना देना हो। ऐसा कोई शासक लेने का कोई मतलब नहीं कि पूरी चार्ट बना के रखो, ये हुए फिर ये हुए, किया धारा कुछ नहीं। अरे भाई, आपका नाम होने के लिए कुछ काम करना होगा ना। चलिए, इन्होंने क्या किया देखो। कीर्तिवर्मन ने महोबा में कीर्ति जलाशय की स्थापना की, जो आज भी उपलब्ध है। इसके बाद अंतिम शासक के रूप में माना जाता है परमार्द देव को। परमार्द देव और पृथ्वीराज चौहान के 36 के आंकड़े थे, यानी चंदेलों के चौहानों से 36 के आंकड़े हो गए। कैसे हुए जरा देखिए। परमार्द देव के सेनापति थे आल्हा और बुदल, ये दोनों बहुत बड़े कलाकार थे। इन कलाकारी के चक्कर में पृथ्वीराज चौहान की होगी लड़ाई। कहा जाता पृथ्वीराज चौहान ने इनको ढंग से कूटा, आल्हा में कुछ उगाते रहो, नहीं जानते। इतिहास जो कहता वो ये है कि पृथ्वीराज चौहान से इनका हुआ युद्ध, और आल्हा उदल थे परमार्द देव के सेनापति। ढंग से कुटाए किससे, पृथ्वीराज चौहान से, और वीर गति को क्या होते हैं, अंत में प्राप्त होते हैं। तो अंतिम शासक के रूप में कौन आता है, चंद्र शासक परमार्द देव। इसके बाद इस शासन का धीरे धीरे पतन होता, और पतन का एक बेसिक कारण था, बुंदेलखंड क्षेत्रों में कर या टैक्स बहुत अच्छा नहीं मिल पाता था, क्योंकि उत्पादन ही नहीं होता था। और जब उत्पादन नहीं होगा तो टैक्स भी आसानी से मिलना संभव नहीं होगा। और जब टैक्स नहीं मिला तो धीरे धीरे ये शासन अपने रिड्यूस करते गए, दूसरे आसपास की वंशावली इस पर अटैक करती रही, और अंत में इस शासन में चंदेलों का पतन हो गया।